वेलकम टू चहल अकेडमी। स्वागत है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। आज मिडाइवल हिस्ट्री की लास्ट क्लास में जहां पे हम कंप्लीट कर रहे हैं अपने मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज को, और आज हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मुगल एम्पायर इतना स्ट्रांग हुआ। हमने देखा कि एक रूल जो इंडिया की डायनेस्टी पे देखने को मिला, उसके अंदर अगर हम बाबर की बात कर लें, फिर अकबर का एक बहुत बड़ा पीरियड लंबा रहा है जहां पे वो साउथ और नॉर्थ को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके थे। फाइनली फिर औरंगजेब की बात होती है ना, कि उनकी रिलीजियस पॉलिसी और सम पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये पूरी डायनेस्टी डिक्लाइन हुई। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब भी हम लोग यूपीएससी के लिए तैयार करते हैं, तो जब भी कोई पर्टिकुलर डायनेस्टी पढ़नी होती है, कोई ऐसा एम्पायर पढ़ना पड़ता है जो बहुत ही समय तक रहा हो, तो यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन की सबसे ज्यादा डिमांड। तो आप जब भी इस तरीके की डायनेस्टीज पढ़ते हैं तो हमें देखना होता है कि वो पर्टिकुलर सोशली कैसे थे, उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बना था, वो पॉलिटिकली किस तरीके से रूल कर रहे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट आता है हमारा रिलीजियस। फिर हम देखते हैं इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर। आप सब जानते होंगे कि अगर हम सोशली बात करें तो ये डिवाइड हो जाता है। आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। दो चीजें आप समझ लीजिए कि अगर आप इसको बाबर और हुमायूं तक देखते हैं तो सोसाइटी बहुत अलग सी थी। When we compare the अकबर पॉलिसी, तो अकबर सोशली अगर आप देखेंगे तो बहुत ही वाइडर रेंज पे अलग अलग चीजें हुई है। सोशली मतलब यहाँ पे बात ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि सोसाइटी किस फॉर्म में उस समय थी। अब मान लीजिए कि हम ये देखते हैं कि अकबर के टाइम पे इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों को उन्होंने एडमिट किया हुआ था। उसके अलावा अगर आप उनकी रिलीजियस पॉलिसी को भी देखेंगे, तो मैंने कल भी बताया था कि जब सूले कुल या दीन इलाही की बात की जाती है तो वो चीजें चेंज होते हुए देखने को मिलती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफी सारा रिफॉर्म भी किया गया। उसके अलावा भी अगर आपको याद होगा तो एक राजपूतों के साथ जो पॉलिसीज उन्होंने इनिशिएट की, उसका भी हमें काफी सारा इंपैक्ट उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखने को मिला। अब यहाँ पे एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े रेंज पे आप रूल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक एबल रूलर की जरूरत है, उसके बाद अच्छे गवर्नर्स की जरूरत है, उसके बाद एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास स्टैंडिंग आर्मी है। तो ये सारी चीजें पॉसिबली तभी होंगी जब आप एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन रखेंगे, और हमें ये पता है कि मुगल्स इस चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। अब ये पॉइंट अगर आप पीछे देखेंगे तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी कवर किया था कि वो डायनेस्टी ज्यादा आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसी तरीके के कंसेप्ट हमें मौर्यन एम्पायर में देखने को मिले। यहां पे किंग ज्यादातर पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, जिसमें हम पावर ऑफ डिवीजन के बारे में बात करते हैं। प्लस उसके देखिए कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो किंग के पास रहेगी। अब मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये भी एक रीजन डिक्लाइन का होता है, लेकिन यही एक रीजन उनकी उस समय की पॉलिसीज का भी था, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा इस तरीके की सेंट्रलाइज गवर्नमेंट रखते हैं तो बहुत सारी जगहों पे ये दिक्कत आती है कि क्या वहां पे जो डिसीजन लिए जाते थे क्या वो सही है या नहीं। इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे देखा जाता है कि हर एम्पायर ने अपने हिसाब से एक मनसब और जागीर को क्रिएट किया। अब ये देखना होगा कि क्या वो रूल प्रॉपरली कर पा रहे हैं। मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो मुगलों को ये बहुत सूट किया। इसके बाद जब ब्रिटिशर अंपायर ने ये देखा था, आपको याद होगा जी, हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जब उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे तो इज्जेदारी सिस्टम कि मुगलों की पॉलिसी को बाद में ब्रिटिश ने इंप्लीमेंट तो किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके अलावा भी अगर रेवेन्यू सिस्टम की मैं बात करूं तो यहाँ पे राजा टोडरमल की बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन रही, जिससे काफी सारा रेवेन्यू जनरेट किया जाता था ज्यूरिंग द अकबर टाइम पे। और रेवेन्यू कलेक्ट करने का मतलब यानी कैश में भी और काइंड में भी लिया जाता था। दूसरी चीज मैंने आपको कल भी बताया था कि काफी बार अकबर जो है वो ये यकीन रखता था कि अगर हम लैंड को सर्वे कर लें और प्रॉपरली सर्वे करने के बाद वो टैक्स इंपोज किया जाए तो एक बेस्ट वे होगा कि हमारे ऊपर रिवोल्ट नहीं होंगे। लेकिन इसको भी हिस्टोरियंस ये मेंशन करते हैं कि काफी बार ऐसा होता था कि लैंड जो है वो एब्सेंटी में चली जाती थी। मतलब यहां पे ये होता था कि उसका प्रॉपर सर्वे ही नहीं होता था, क्योंकि आप सर्वे करने के बाद ही लैंड को यूटिलाइज कर पाते, तो काफी बार पीजेंट वेट करते रहते थे। तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो कलेक्शन की गई है, एंड दिस वाज द मेजर सोर्स ऑफ द मुगल इनकम। सो नो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ दिस देयर विल बी अ प्रीलिम्स क्वेश्चन। यहां इस तरीके के पार्ट को आपने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड बिटवीन द लाइन जाके एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इनकी मिलिट्री फोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो
आप सब जानते हैं कि वो स्टैंडिंग आर्मी पे बहुत ज़्यादा, कैवलरी फोर्सेस की बात कर ले, इन्फेंट्री फोर्सेस की बात कर ले, तो वहाँ पे वो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। एंड द मनसबदार इंश्योर करता था कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर है, तो उसको ये देखना पड़ता था कि अगर कहीं वॉर हो रही है तो उसको खड़ा रहना पड़ेगा। उस समय राजा को आंसरेबल वही रहेगा। तो इस तरीके की अगर एडमिनिस्ट्रेशन वो सोशली हो, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली देखेंगे तो डेफिनेटली ये शो करता है कि क्यों मुगल अंपायर इतने स्ट्रांग रहे हैं। आप एंशियंट और मिड के कंपैरिजन में भी देख लीजिए कि मिड में भी उस समय बहुत सारे अलग अलग, यानी कि डेक्कन सल्तनत को भी देख लीजिए, तो वीक पॉइंट आपको जो देखने को मिलेगा वो यही है कि डेक्कन की और जब इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप रखा गया है। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी और कल्चर में भी बहुत इंपैक्ट देखने को मिला। पर्शियन कल्चर अगर आप बात करते हैं, उसके अलावा फिर इन्होंने नए तरीके के उर्दू कंसेप्ट यहाँ पे दिए, तो उसका एक इम्पैक्ट अकबर के टाइम पे भी देखने को मिला कि वो एक बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट था टुवर्ड्स अदर रिलीजन। फिर डिस्कशन इन डिबेट करवाना अलग अलग लोगों को, सूफी संतों को, और उसके अलावा दोनों को एक जगह पे आके खड़े करके एक डिस्कशन करवाना, डिबेट करवाना, और ऐसे ऐसे मुद्दों के ऊपर बात होती थी जो बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होते थे। वो अलग बात है कि हमें इसके पार्ट में एक चीज ये भी देखने को मिलेगी, काफी सारे लोग उसकी रिलीजियस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे तो इंटरफेथ डायलॉग भी हमें मुगलों के टाइम पे देखने को मिले हैं। जब भी आप पढ़ते हैं किसी डायनेस्टी के कि उन्होंने ये अलाउड किया था कि आप डिस्कशन कर लें, डिबेट कर लें, तो वो शो करता है कि इनके अंदर थोड़ी बहुत टॉलरेंस रही होगी। लेकिन ये पॉइंट जब आप पढ़ते हैं तो ये फिट होगा अकबर के लिए, लेकिन वहीं पे अगर आप इसको औरंगजेब के साथ जोड़ेंगे तो डेफिनेटली उस समय आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफी सारे रिफॉर्म हुए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जजिया सिस्टम, जो सबसे ज्यादा उस समय तंग करता था। सो जब हम कंपेयर करते हैं जजिया वर्सेस द ज़कात, नो वर्ड ज़कात जब यूज होता है तो कहा यह जाता है कि उन्होंने मुस्लिम्स को भी इसके अंडर रखा था। ज़कात एक मुस्लिम कंसेप्ट है जो उनकी हदीस से लिया गया है, या आप कह सकते हैं कि कुरान से लिया गया है, जहां पे ये मैंडेटरी हो जाता है कि वो फर्ज के तौर पे उसको वो ज़कात देनी होगी। और ये किस पे लगेगी? ये प्रॉपर्टी पे लगती है, यानी वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, फिर वो गोल्ड फॉर्म में हो सकती है, कैश में रखी गई है या काइंड में रखी गई है। वहीं पे ये ज़कात एक नॉन मुस्लिम को देने की जरूरत नहीं थी। ये जजिया कंसेप्ट इसीलिए आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन कासिम के अंदर ये शुरुआत होती है, और रिलेवेंस ये दिखाता है कि वो ये कहते हैं कि आपकी प्रोटेक्शन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पे कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। तो कंपैरिजन अगर हिस्टोरियंस को देखें तो इस फॉर्म में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बता भी चुके हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट वे है चाचा नामा, फिर उसके बाद आप बाबर नामा में देख लें, हुमायूं नामा में इसका जिक्र किया गया है। वो ये कहते हैं कि ज़कात और जजिया को हमने कंपैरेटिवली क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता था हिंदुओं के ऊपर, सो लेट्स कीप इट जजिया। लेकिन फिर वहीं पे अकबर के टाइम पे ये भी हटा दिया गया कि कहीं ना ऐसा लगे कि इक्वालिटी हो, लेकिन उस समय भी मुसलमानों के लिए ज़कात देना मैंडेटरी होता था। वहीं पे जजिया को हटाया गया लेकिन ज़कात को नहीं हटाया गया। तो अब ये एक रिफ्ट क्रिएट करता है उस समय मुस्लिम्स और हिंदू, कि ऐसा लगता था कि अकबर मुस्लिम्स के टुवर्ड्स बहुत कम ये जो टॉलरेंस है वो दिखा रहा है, और वहीं पे हिंदू के लिए ज्यादा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी फिर यही चीज रिफॉर्म होगी, फिर चेंज होगा, फिर औरंगजेब के टाइम पे वापस वे रिकवर किया जाएगा। और प्लस एट द सेम टाइम अगर इनके आर्ट एंड कल्चर की बात करें, यस ऑफ कोर्स अ ब्लैंड एंड यूनिक फीचर इंक्लूडिंग द पेंटिंग की बात कर लीजिए, या फिर आर्किटेक्चर की बात कर लीजिए, जाली वर्क की बात कर लीजिए। अब आप जाली को देख लेंगे, जब जाली वर्क की बात करते हैं इट क्लियरली शोज द पीस। पीस का मतलब उस समय क्यों दिखाया जाता था? क्योंकि जाली को इसलिए रखा जाता था कि लाइट जो आएगी वो सीधा आपके जो हमाम वगैरह रहते थे पत्थर के बनाए हुए, उन पे जो रिफ्लेक्ट होता है वो शो करता है कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो वो उसके थ्रू शो, तो उनके आर्ट में भी आपको ये दिखने को मिलेगा कि वो रिलीजियस ब्लेंड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की रिलीजन्स हुआ करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो तुर्किश इंडियन इन्फ्लुएंस को मिक्स करके, फिर रेड फोर्ट की बात कर लें, कुतुब मीनार की बात कर लें, फतेहपुर सिकरी की बात कर लें, या ताजमहल की बात कर लें, वो तो हम पढ़ते हैं, इट क्लियरली मेंशन इन द क्लास 11th एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स के अंदर। अगर आप देखेंगे किस तरीके की मस्जिद को क्रिएट किया गया, मीनारों को किस तरीके से अलग कलर दिए गए, क्यों कोशिश की जाती थी कि व्हाइट थोड़ा ज्यादा रिप्रेजेंट किया जाए, रेड स्टोन का ही इस्तेमाल क्यों होगा, व्हाइट मार्बल का, तो इसके अंदर में भी हमें एक रिलीजियस फ्लेवर देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो व्हाइट कलर आपको उसके अंदर दिखेगा वो रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इन इस्लाम व्हाइट इज मोस्टली यूज
अगर आप देखेंगे तो वो कलर की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे फिर से पीस को ही रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे हम ये कह सकते हैं कि लोकल कल्चर, जैसे आपको याद होगा कि गुजराती कल्चर बहुत ज्यादा मुगलों को बहुत अच्छा लगता था और वो कोशिश ये करते थे कि अपने आर्ट के अंदर उसको भी दिखाया जाए। सो हम ये कह सकते हैं कि एक पूरी तरीके से कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकली चेंज होता रहा, लेकिन आप कभी भी आंसर के अंदर एक पार्ट में अकबर को और औरंगजेब को नहीं डाल सकते। आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि हमें अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूलर्स के थ्रू देखने को मिली। कोई आपको बहुत ज्यादा टॉलरेंट देखने को मिलेगा। इनिशियली यू हैव टू राइट, देखिए औरंगजेब के बारे में अगर हम बात करें तो इनिशियली इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 द ट्रेड टू टेरिटरी। वहां पे आप क्या पढ़ते हो, क्लियरली मेंशन करता है कि इनिशियली स्टेज में उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफी सारे अलग अलग रिलीजन के लोगों को रखा। लेटर ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द शिया एंड सुन्नी, आप सब जानते हैं कि वो जो इश्यू क्रिएट हुआ जब उनको ये लगा कि मराठा जो हैं वो शियाओं का फेवर कर रहे हैं, तो फिर एक नई शुरुआत होती है। तो फिर उसी तरीके से हिस्ट्री भी चेंज हो जाती है और फिर उनका जो कंसेप्ट रिलीजन के लिए था वो चेंज हुआ और वही रीजन बना जो क्लियरली मेंशन है कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द औरंगजेब ये पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ये कोलैप्स हो जाएगी। फिर लेटर मुगल्स के अंदर उतना पावर नहीं था कि वो डेफिनेटली आगे आके फ्रंट फुट खेले और वो बताएंगे नहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके डिक्लाइन के बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कोई इस तरीके के कंसेप्ट नहीं देखने को मिले और यही रीजन था कि इस तरीके से ये डायनेस्टी फिनिश हुई। सो होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस एंटायर सीरीज। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। सो तैयार रहिएगा कि हमारी एक नई सीरीज आ रही है जहां पे हम कंप्लीट करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जहां पे हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी विद 9th and 10th and 11th and 12th को कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस सीरीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। मिलेंगे अगली सीरीज में। अगर आपका कोई भी सुझाव हो और कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज आप इस वीडियो के नीचे दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब दे पाऊं। सो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।